वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे न्यू मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2023 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स अगर आप लिए हुए हैं, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हैं, आप किसी भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड हैं, तो कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में जब आप बीए सेकंड सेमेस्टर में होते हैं फर्स्ट ईयर के, तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना होता है। समष्टि अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं भाई? समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, दो टाइप के अर्थशास्त्र होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको ओवरऑल पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है, उसी पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए जानने का प्रयास करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, देखिए, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सामना आप लोग करने वाले हैं और 100 से अधिक ही प्रश्न होंगे। तो आप लोग एक प्रकार से थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है कि और चूँकि इसमें 120 से 25 प्रश्नों को हमने समाहित करने का प्रयास किया है और लगभग चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो, 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 75 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या आपकी परीक्षा में 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सभी की दृष्टि से यह वीडियो है ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में निम्न में से कौन सी एक समस्या नहीं है? देखिए, भारत में कम उद्योगों का उद्योगों का कम विकास, ये भी एक समस्या है। भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र का गैर मैदानीकृत होना, ये भी एक समस्या है राष्ट्रीय आय के आकलन में भारत में खास करके। और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों की अपर्याप्तता भी है और इसी कारण से एक समस्या उत्पन्न होती है राष्ट्रीय आय के आकलन में भारत में। जबकि भारत में खास करके आप देखेंगे काले धन की विशाल मात्रा, ये कोई समस्या नहीं है राष्ट्रीय आय के आकलन में। हालांकि काला धन तो भारत में है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में चीज़ें आपको आती हैं प्रश्न परीक्षा में। तो भारत में काले धन की विशाल मात्रा को एक प्रकार से अब ख़त्म करने की बात आप देख रहे हैं लगातार हो ही रही है। 2000 के नोट भी बंद हो गए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? नेक्रोस, मैक्रोज या लेप्टा या फ्रेंको? तो मैक्रोज शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, अगला प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार हैं एस्थेटिक समष्टि अर्थशास्त्र, तुलनात्मक एस्थेटिक समष्टि अर्थशास्त्र और प्रावैगिक समष्टि अर्थशास्त्र। ये तीनों जो हैं समष्टि अर्थशास्त्र के ही प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का कार्यक्रम समझने में सहायक होते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायता मिलती है समष्टि अर्थशास्त्र से और आर्थिक नियोजन में सहायक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। उपर्युक्त तो सभी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। आपको बता दूं, समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो इम्पोर्टेंट है इसलिए चूँकि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है एक प्रकार से जिसमें हम एक क्षेत्र विशेष के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन समष्टि में सभी को हम राष्ट्रीय आय वगैरह का भी संकलन करते हैं। राष्ट्रीय आय, रोजगार, कुल निवेश, ये सब सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यानी एक व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर हम अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है किसका? कुल रोजगार का बिल्कुल करता है, राष्ट्रीय आय का भी करता है, नेशनल इनकम का, और कुल निवेश का भी करता है, कितना निवेश हुआ, कितना रोजगार है और कितनी आय है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है समष्टि अर्थशास्त्र। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है एक इकाई का अध्ययन करता है मात्र। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर अध्ययन करता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो छोटे पैमाने पर अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार 2022 में प्रश्न परीक्षा में आया भी था। प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है? तो प्रोफेसर सुल्ज महोदय की है ये परिभाषा। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं प्रोफेसर सुल्ज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मैक्रो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई भाई? तो मैक्रो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है
वो मिक्रोज से हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिक्रोज से बना है माइक्रो। माइक्रो माने होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो की अगर बात की जाए MACRO मैक्रो, ये समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें नेशनल इनकम वगैरह यानी कि व्यापक पैमाने पर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जबकि बात की जाए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो MICRO, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है छोटे पैमाने पर अध्ययन करती है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आर्थिक अध्ययन के क्षेत्र में सूक्ष्म एवं व्यापक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार परीक्षा में प्रश्न आया भी था, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। तो सूक्ष्म एवं व्यापक यानी सूक्ष्म शब्द माइक्रो के लिए, व्यापक माने समष्टि के लिए व्यापक यानी कि माइक्रो के लिए, और सूक्ष्म के लिए माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रेगेनर फ्रिश महोदय ने किया था। ऑप्शन ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है आधुनिक व्यापक अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो व्यापक अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र, और वो भी आधुनिक तरीके से पूछ रहा है कि आधुनिक व्यापक अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो माल्थस महोदय हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है व्यक्तिगत अर्थशास्त्र व्यक्तियों, अच्छा आपसे पूछेगा इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, तो आप बताएंगे कौन है भाई? एडम स्मिथ है। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता भी एडम स्मिथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत अर्थशास्त्र व्यक्तियों के सुपरिभाषित समूहों के आर्थिक कार्यों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो यह कथन है हैंडरसन क्वांट महोदय का। ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं, हैंडरसन क्वांट। ठीक है, तो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र व्यक्तियों के सुपरिभाषित समूहों के आर्थिक कार्यों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अध्ययन किस अर्थशास्त्री ने कहा? जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसको जो है सूक्ष्म अध्ययन जो कहा है वो डाब महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है व्यापक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो व्यापक अर्थशास्त्र जो अध्ययन करता है वो समूहों का अध्ययन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल्य सिद्धांत सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य तंत्र है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये कथन है सुल्ज महोदय का। ऑप्शन नंबर डी में दिया, करेक्ट आंसर परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को कुशों की अर्थव्यवस्था कहकर किस अर्थशास्त्री ने संबोधित किया है? अच्छा, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ भी है। ठीक है, तो कुशों की अर्थव्यवस्था कहकर के किस अर्थशास्त्री ने संबोधित किया है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को? प्रोफेसर मेहता ने। ऑप्शन नंबर बी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रेगनर महोदय ने या रेगनर फ्रिश ने सूक्ष्म एवं व्यापक शब्दों का प्रयोग किया है। कब किया है भाई? उन्होंने 1933 में किया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेस इंडेक्स एंड मनी, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड मनी जो पुस्तक है इसको किसने लिखी है? तो इसको लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है कीन्स महोदय, प्रोफेसर कीन्स। ऑप्शन नंबर बी है, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। तो आप लोग जो मैं कहूँगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना, तो उसको बड़े ध्यान से आपको थोड़ा सा जान लेना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि के जन्मदाता हैं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि के जन्मदाता कौन है? बिल्कुल प्रोफेसर JM कीन्स महोदय हैं। आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आपकी बार भी पूछा जा सकता, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। अगला प्रश्न है विदेशी क्षेत्र के लेखांकन का तात्पर्य क्या है? तो देखिए आयात और निर्यात, ये विदेशी क्षेत्र के लेखांकन का मतलब होता है आयात और निर्यात। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ऊपरी तो दोनों करेक्ट आंसर हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है परिवार क्षेत्र के लेखे में बचत किसका अंग है? बताएं, भुगतान का, प्राप्ति का या फिर दोनों का? तो परिवार क्षेत्र के लेखे में बचत जो है वो भुगतान का अंग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है विदेशी क्षेत्र में लेखे का संबंध किस अर्थव्यवस्था से है? तो खुली अर्थव्यवस्था से, ओपन इकोनॉमी से होता है विदेशी क्षेत्र में लेखे का संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया, करेक्ट आंसर परीक्षा में प्रश्न आया भी है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, आय पक्ष के अंतर्गत है सरकार, निर्यात या उपभोक्ता परिवार। बिल्कुल, आय पक्ष के अंतर्गत सरकार, निर्यात और उपभोक्ता परिवार, ये सब आय पक्ष के अंतर्गत ही आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन वह विधि है जिसकी सहायता से सामूहिक आर्थिक क्रियाओं को समझा एवं मापा जाता है। किस अर्थशास्त्री की परिभाषा है? इंपॉर्टेंट परिभाषा 2022 में परीक्षा में प्रश्न भी आया था। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन वह विधि है जिसकी सहायता से सामूहिक एवं आर्थिक क्रियाओं को समझा एवं मापा जाता है। इस बात को कहा था फ्रैंक जॉन महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो सबसे बेहतर माप है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे ज़बरदस्त जो माप है वो राष्ट्रीय आय की जो माप होती है वही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी आय का विचार है। अस्थायी आय का विचार फ्रीडमैन महोदय का है। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, करेक्ट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को कहा जाता है राष्ट्रीय आय रचना, राष्ट्रीय आंकड़ा या राष्ट्रीय लेखा? तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को कहा जाता है राष्ट्रीय लेखा एवं सांख्यिकी। ऑप्शन डी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय आय की गणना कितनी अवधि के लिए की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है 1 वर्ष के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, अब की बार भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय आय 1 साल की गणना होती है। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय आय की गणना होती है प्रचलित कीमतों पर या स्थिर कीमतों पर या मूल्य अनुपातों पर या प्रचलित एवं स्थिर दोनों की कीमतों पर? तो प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वर्तमान में भारत में आय का अनुमान लगाने के लिए कौन सा आधार वर्ष माना जाता है? तो 2004 और 5 का, और इस समय फिर बदल चुका है ये पुराना प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, और आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो सब वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, गत 2 दशकों में विकसित एवं विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय में खास करके अंतर जो है पहले घट रहा था किंतु अब बढ़ रहा है, या पहले बढ़ रहा था लेकिन अब घट रहा है, या घटा है या बढ़ा है? तो गत 2 दशकों से अगर देखेंगे तो विकसित एवं विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय में जो अंतर है वो बढ़ा है। ओके, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्थिर पूंजी उपभोग। क्या बोलते हैं? स्थिर पूंजी का उपभोग बोलते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण के अंतर को। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला प्रश्न है, यदि जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, अगर जीएनपी 900 बिलियन है और पूंजीगत जो ह्रास है 50 बिलियन है, तो परोक्ष कर 49 बिलियन हो तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी? तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी भाई? 900 बिलियन में से अगर आप कितना घटा दोगे, 50 बिलियन और 49 बिलियन, ये दोनों जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 99, और 900 में से 99 घटा दो तो आपका राष्ट्रीय आय निकल आएगा 801। आपको बता दूं इसलिए ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछता, चूँकि जीएनपी जो ग्रास नेट प्रोडक्ट होता है उसमें से जब मूल्य ह्रास या पूंजीगत ह्रास घटा देते हैं और जो परोक्ष कर वगैरह लगता है, टैक्स वगैरह या जितनी भी चीज़ें उसमें लगाई जाती हैं, जब उसको हम घटा देते हैं तो जो बचता है वही राष्ट्रीय आय होती है, वही नेशनल इनकम होती है। और नेशनल इनकम जो निकलती है उसको जनसंख्या से जब भाग देते हैं तो क्या होता है? तो एक प्रकार से प्रति व्यक्ति आय निकलती है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 900 में से हमने 50 बिलियन और 49 बिलियन को घटा दिया तो बचा 801 बिलियन, ये हो गई राष्ट्रीय आय। ऑप्शन बी में दिया 801 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यदि मकान मालिक स्वयं मकान में रह रहा हो तो मकान की जो आय होती है उसे क्या कहते हैं? उसे आरोपित किराया कहते हैं। अगर मकान मालिक स्वयं मकान में रह रहा हो और मकान की जो आय होती है तो उस आय को हम आरोपित किराया कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य उत्पादन का एक साधन भी है और लक्ष्य भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रोफेसर पीगू महोदय ने कथन कहा था कि मनुष्य जो है उत्पादन का एक साधन भी है और लक्ष्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
प्रश्न है व्यक्तिक आय में निम्नलिखित आय शामिल होती है। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज जो है ये व्यक्तिक आय में खास करके शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में शुद्ध विनियोग बढ़ रहा है जिसका अर्थ है, अब इसका अर्थ क्या है, आयात इज लेस देन निर्यात, या सकल निजी निवेश इज लेस देन पूंजीगत ह्रास, या एनएनपी इज लेस देन जीएनपी, या डीपीआई इज लेस देन पीआई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सकल निजी निवेश से कम होता है पूंजीगत ह्रास। ठीक है, तो इसका मतलब किसी अर्थव्यवस्था में शुद्ध विनियोग बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाली स्थिति जो है वो ज़्यादा बेटर लग रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीगू के अनुसार आर्थिक कल्याण में वृद्धि के लिए दो उपाय संभव हैं। एक उपाय राष्ट्रीय लाभांश की मात्रा में वृद्धि और दूसरा उपाय क्या होगा, जनसंख्या कम करना, रोजगार बढ़ाना, या सामाजिक सुरक्षा में व्यय करना, या आय के वितरण को निर्धनों के अनुकूल बनाना। तो पीगू महोदय जो है वो आर्थिक कल्याण में वृद्धि के लिए दो उपाय संभव हैं। एक तो उपाय उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लाभांश की मात्रा में वृद्धि करी जाए, राष्ट्रीय लाभांश मतलब राष्ट्रीय आय की मात्रा में वृद्धि की जाए, और दूसरा आय के वितरण को निर्धनों के अनुकूल बनाना। ये भी एक प्रकार से आर्थिक कल्याण तभी हो पाएगा जब इन दोनों कार्यों को हम करेंगे, ऐसा पीगू महोदय ने बताया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अध्यापक की सेवा। प्रश्न क्या है, अध्यापक की सेवा किस प्रकार की वस्तु है, अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, उपभोक्ता वस्तु, या अभौतिक वस्तु। तो अध्यापक की सेवा जो है वो मध्यवर्ती वस्तु है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यदि पूंजीगत ह्रास यानी कमी, जो पूंजीगत ह्रास होती है, सकल निजी विनियोग से अधिक है, सकल निजी विनियोग से अगर पूंजीगत ह्रास जो है वो ज़्यादा है तो निष्कर्ष निकालना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में आयात से अधिक निर्यात है, या अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, या अर्थव्यवस्था में विनियोग ऋणात्मक है, या मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ रहा है किंतु वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन घट रहा है। तो यदि पूंजीगत ह्रास सकल निजी विनियोग से अधिक हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में विनियोग ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मशीन को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है, वास्तविक पूंजी में शामिल किया जाता है मशीन को। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दोहरी गणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो होता है वो बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो दोहरी गणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है वो बढ़ जाता है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर व्यय की गई आय का अनुपात जो होता है वो कम होता है। कैसा होता है भैया, वो कम होता है। बिल्कुल ठीक है, वो कम होता है। ठीक है, अच्छा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है एक, एमपीसी जिसको बोलते हैं। एमपीसी का सूत्र भी पूछा जाता है। तो एमपीसी बराबर होता है उपभोग में जो परिवर्तन होता है और आय में जो परिवर्तन होता है। उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन बराबर एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, तो आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर व्यय की गई आय का अनुपात जो होता है वो कम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। यदि आय के एक दिए हुए स्तर पर औसत बचत प्रवृत्ति यानी एपीएस जो है, औसत बचत प्रवृत्ति जो है जिसको बोलते हैं एपीएस, वो क्या है भाई, एपीएस जो है बराबर 8 है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति जो होगी वो क्या होगी। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति की अगर बात की जाए तो औसत उपभोग प्रवृत्ति जो होगी 0.2 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब 0.8 है यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगर आय के एक दिए हुए स्तर पर औसत बचत प्रवृत्ति यानी एपीएस जो है 0.8 है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी होगी, यही पूछा गया है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति जो होगी 0.2 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, एंडो और मेदिग्लानी के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन में अवधियों का बढ़ता व्यक्रम है, सेवानिवृत्ति, प्रारंभिक वर्ष और मध्य वर्ष। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, एंडो और मेदिग्लानी के अनुसार कोई व्यक्ति सर्वाधिक बचत करता है वो मध्य आयु में करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपभोग फलन सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है। तो जीवन चक्र परिकल्पना का जो सिद्धांत है वो उपभोग फलन सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बचत करने की शक्ति को निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा है। श्रम की कुशलता, धन और आय का वितरण और राष्ट्रीय आय की मात्रा,
बचत करने की शक्ति को निर्धारित करने वाले ये सारे तत्व हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त तो सभी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मापित उपभोग अस्थायी उपभोग से एक प्रकार से बड़ा होता है या छोटा होता है या बराबर होता है। तो मापित उपभोग अस्थायी उपभोग से इन सभी स्थितियां हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, डूस नंबरी के उपभोग फलन यानी सीपी बराबर के आर डब्ल्यू यू ब्रैकेट वाई8 में वाई0 में राष्ट्रीय आय से संपत्ति तथा गैर संपत्ति आय के अनुपात के लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है भाई, बिल्कुल डब्ल्यू प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उपभोग उपभोक्ता के संपूर्ण जीवन काल में अर्जित आय का फलन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से ये। तो जीवन चक्र इसको कहते हैं, ठीक है। यह परिकल्पना या किस परिकल्पना में कहा गया, तो जीवन चक्र परिकल्पना में ये बात कही गई कि उपभोग उपभोक्ता के संपूर्ण जीवन काल में अर्जित आय का फलन होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, उपभोग फलन की अस्थायी आय परिकल्पना के प्रतिपादक हैं। तो वो कौन है भाई, वो है फ्रीडमैन महोदय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। उपभोग फलन की अस्थायी आय जो है परिकल्पना जो इसके बारे में दिया था अस्थायी आय की, उसको दिया था फ्रीडमैन महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दीर्घ काल में उपभोग आय संबंध होता है अनुपातिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आय और उपभोग के बीच अंतर होता है। तो बचत का अंतर होता है। किसका अंतर होता है भैया, बचत का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वस्तुपरक तत्व के अंतर्गत आते हैं। देखिए, मजदूरी स्तर पर परिवर्तन ये भी आता है। अप्रत्याशित लाभ और हानि ये वस्तुपरक तत्व के अंतर्गत आते हैं। राजकोषीय नीति में परिवर्तन ये सब आते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुपरक तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए, वित्तीय दूरदर्शिता जो है ये नहीं आती है। बाकी प्रत्याशाओं में परिवर्तन, नियमों की वित्तीय नीतियाँ और ब्याज में परिवर्तन ये सब वस्तुपरक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ओके, वित्तीय दूरदर्शिता नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया है। तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया है वो जेके मेहता ने किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है इस बार, तो एकदम से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निवेश के अंतर्गत आते हैं शेयर, स्टॉक या ऋणपत्र या ये सारे। तो ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। निवेश का तात्पर्य है, निवेश का मतलब क्या होता है, नए प्लाट, बांध, बिल्डिंग ये सब निवेश के से ही तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पूंजी निवेश से तात्पर्य है पूंजी में वृद्धि जो तब होती है जबकि कोई नया मकान बनाया जाता है अथवा कोई नई फैक्ट्री लगाई जाए। निवेश का अर्थ है वस्तुओं में वर्तमान स्टॉक में वृद्धि करना। यह कथन किसका है, तो यह कथन है प्रोफेसर रॉबिन्स का। ऑप्शन नंबर ए में दिए प्रोफेसर रॉबिन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। शुद्ध निवेश है, पूंजी प्लस निवेश को बोलते हैं शुद्ध निवेश। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सफल निवेश है, एक वर्ष में नई पूंजी परिसंपत्तियों पर किया गया कुल व्यय जो होता है वो सफल निवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रेरित निवेश के प्रकार हैं, औसत निवेश प्रवृत्ति और सीमांत निवेश प्रवृत्ति, ये दोनों प्रेरित निवेश के ही प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, औसत निवेश प्रवृत्ति का सूत्र है, तो औसत निवेश प्रवृत्ति बराबर होता है I/Y। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, I/Y इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। सीमांत निवेश प्रवृत्ति का सूत्र है DI/DY। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वायत्त निवेशी में आय होती है, तो स्वायत्त निवेशी में जो आय होती है वो लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किस काल में सब प्रकार का निजी निवेश स्वायत्त बन जाते हैं, तो दीर्घकाल में जो है दीर्घकाल में क्या होता है, सब प्रकार का निजी निवेश स्वायत्त बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निजी निवेश घटकों पर निर्भर करता है, ब्याज दर,
पूंजी का सीमांत उत्पादकता, या फिर ब्याज दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता दोनों, यानी ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निवेश, जो निजी निवेश घटक होते हैं उन पर निर्भर करता है ब्याज दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, यानी जिसको एमईसी के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता एमईसी के घटक 3 घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि एक मशीन से एक वर्ष में 100 रुपये प्राप्त करने की आशा है। व्यापार 5% प्रतिवर्ष जो है, इस मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है? और व्यापार 5% प्रतिवर्ष होता है तो इस मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है? तो इस मशीन का जो वर्तमान मूल्य है 95 रुपया 2.4, एक प्रकार से मान लीजिए 95.2.24, यानी कि 95.24 रुपये का मशीन है। और एक मशीन से एक वर्ष में अगर 100 रुपये प्राप्त करने की आशा है तो इस प्रकार से आप जान सकते हो। और 5% प्रतिवर्ष इस मशीन का 5% प्रतिवर्ष क्या है, वो एक प्रकार से व्यापार कर रहा है। तो ऐसे में जो मशीन का मूल्य होगा वो 95 रुपया होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है, एमईआई में निवेश की मात्रा किस अक्ष पर ली जाती है? तो एमईआई में निवेश की मात्रा जो होती है वो क्षैतिज अक्ष पर ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, एमईसी और एमईआई में क्या अंतर है? एमईसी स्टॉक है और एमईआई जो है प्रवाह विषयक धारणा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में आएगा, रट लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमईसी जो है वो कि स्टॉक होता है, जबकि एमईआई जो होता है वो प्रवाह विधायक धारणा है। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है, प्रोफेसर कुरिहारा व प्रोफेसर हिव्स द्वारा प्रतिपादित अति गुणक की अवधारणा में क्या शामिल है? तो गुणक और त्वरक की क्रिया जो है वो प्रोफेसर कुरिहारा और प्रोफेसर हिव्स द्वारा प्रतिपादित जो अति गुणक की धारणा है उसमें गुणक और त्वरक की क्रिया शामिल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, अ थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन के प्रतिपादक कौन है? तो प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रोफेसर कीन्स ने विनियोग कितने प्रकार का बताया है? तो प्रोफेसर कीन्स ने वित्तीय विनियोग और वास्तविक विनियोग 2 प्रकार के विनियोग को बताया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ये वाला, प्रोफेसर कीन्स ने विनियोग के प्रकार, वित्तीय विनियोग और वास्तविक विनियोग। अगला प्रश्न आप देखिएगा, विनियोग के प्रकार हैं स्वायत्त विनियोग और प्रेरित विनियोग, ये भी दोनों एक प्रकार से विनियोग के ही प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पूंजी की सीमांत क्षमता जिसको एमईसी कहते हैं उसको प्रभावित करने वाले दीर्घकालीन तत्व निम्न में से कौन है? जनसंख्या की वृद्धि, तकनीकी उन्नति, सरकार की नीतियाँ, ये सब पूंजी की सीमांत क्षमता को प्रभावित करने वाले दीर्घकालीन तत्व माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ऊपर सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, त्वरण किससे संबंधित है? प्रेरित विनियोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, त्वरक शब्द को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में प्रयुक्त करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार परीक्षा में प्रश्न भी आया था। तो त्वरक शब्द को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में प्रयुक्त करने वाले जो अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है प्रोफेसर जे.एम. क्लार्क। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रेरित पूंजी विनियोग और उपभोग व्यय में प्रारंभिक परिवर्तन के मध्य एक अनुपात को त्वरण कहते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कुरिहारा महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिए कुरिहारा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ भी सकता है। प्रोफेसर कुरिहारा द्वारा त्वरक मापक का निम्न में से कौन सा समीकरण दिया गया है? तो पहला समीकरण जो यही है इनका कुरिहारा के द्वारा दिया गया, प्रोफेसर कुरिहारा के द्वारा। उन्होंने कहा त्वरक बराबर विनियोग, प्रेरित विनियोग में जो परिवर्तन होता है वो, और उसमें जब उपभोग में जो परिवर्तन होता है उससे भाग देते हैं तो त्वरक निकल आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि त्वरक मापक का सूत्र क्या है प्रोफेसर कुरिहारा के अनुसार, तो आप बताएंगे त्वरक बराबर प्रेरित विनियोग में परिवर्तन बटे उपभोग में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, त्वरक किनके बीच संबंध बताता है? तो उपभोग और निवेश के बीच में संबंध बताता है त्वरक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, त्वरक के सिद्धांत में उपभोग की वृद्धि होने पर किस प्रकार का निवेश बढ़ता है? तो प्रेरित निवेश बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जाना समझा। इसी प्रकार से और भी प्रश्नों को यहाँ पर रखने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही तीव्र गति से हम चर्चा करने का प्रयास करें। लगभग आपने 70 से 80 प्रश्नों को जान लिया। लगभग अभी अभी आपको मैं बता दूं कि अभी अभी बहुत सारे प्रश्न आपके बाकी हैं। लगभग और लगभग आप इस वीडियो के माध्यम से अभी 50 वगैरह मतलब 50 प्रश्नों के आसपास और जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, कहीं जाएँ मत और शेयर कर दीजिए वीडियो को। आप सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य है? आर्थिक स्वामित्व, पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास। राजकोषीय नीति का ये सारे उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, कीन्स महोदय का राजकोषीय उपाय क्या है? देखिए, उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाओगे तो राजकोषीय उपाय उन्होंने बताया निवेश, उपव्यय और व्यक्तिगत निवेश। ये कीन्स महोदय का राजकोषीय उपाय है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ये भी बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक राजकोषीय उपाय का सुझाव क्या है? घाटे का बजट, सुनियोजित व्यय या सार्वजनिक ऋण। ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैकल्पिक राजकोषीय उपाय का जो सुझाव है ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बताऊं, एक सुझाव मैं आपको देना चाह रहा हूं। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं में आपको उपरोक्त तो सभी दे और उपाय पूछे, सुझाव पूछे, प्रकार पूछे, लाभ पूछे, हानि पूछे, प्रकार पूछे, परिवर्तन पूछे, ऐसे प्रश्नों में 90% चांस होता है डी ऑप्शन में उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप उन प्रश्नों को नहीं जानते हैं और छोड़ करके आ रहे हैं, तो छोड़ करके मत आएँ, उनको आप लोग हल ज़रूर कर दें। और अगर ना लगा पाए तो अगर डी में उपरोक्त सभी दिया है तो आप ऑप्शन डी लगा करके आ जाएंगे, तो आपको 90% नंबर आपके सही होंगे। 90% क्वेश्चन जो होंगे आपके वो सही जाएंगे इस प्रकार के। अगला प्रश्न, जब किसी देश की सरकार मुद्रा प्रसार से ग्रसित हो जाती है तो देश की सरकार को बजट घोषित करना चाहिए। अत्यधिक मतलब आधिक्य का बजट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब किसी देश की सरकार मुद्रा प्रसार से ग्रसित हो जाए, मुद्रा प्रसार का मतलब क्या होता है कि मुद्रा बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देश की सरकार को बजट घोषित करना चाहिए, वो भी आधिक्य का बजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विकासशील देश जहां प्रत्यक्ष कर न्यूनतम जनसंख्या भुगतान करती है वहां पर सरकार को कौन से करों में वृद्धि श्रेयस्कर होगा? तो विकासशील देश जहां प्रत्यक्ष कर न्यूनतम जनसंख्या भुगतान करती है वहां पर सरकार को कौन से करों में वृद्धि करना श्रेयस्कर होगा, अच्छा होगा? वहां पर अप्रत्यक्ष करों में अगर वृद्धि होगी ज़्यादा बेटर होगा विकासशील देशों में। इससे क्या होगा, जनता को पता भी नहीं चलेगा कि वो कर दे रही है और कर मिलता भी नहीं। जैसे कि आप अगर 1 रुपये की 2 टॉफ़ी खरीद करके खाते हैं किसी भी कंपनी की, तो उसको लेकर के भी आप सरकार को टैक्स देते हैं। कंपनी बनाने वाले जो होते हैं वो टैक्स वगैरह को जोड़ करके फिर वो बेचते हैं। ठीक है, वो 98 की टॉफ़ी जो मिलती है वो एक प्रकार से 25 पैसे की टॉफ़ी होती है और 50 पैसा उसमें एक प्रकार से टैक्स और उनका फ़ायदा वगैरह जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं पे आप ये समझिए कि जो 1 रुपये का सामान मिल रहा है उसकी जो बनने की जो कीमत है वो 50 पैसे ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, विकासशील राष्ट्र देश में आर्थिक स्वामित्व के लिए किसे गतिशील रखने का प्रयत्न करते हैं? तो उपभोग के स्तर को भी और रोजगार स्तर, विनियोग स्तर। विकासशील राष्ट्र देश के आर्थिक स्थायित्व के लिए इन सभी को गतिशील रखने का प्रयत्न करते हैं, उपभोग के स्तर को भी, रोजगार स्तर को भी और विनियोग स्तर को भी। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति या बजट नीति। अच्छा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर वाला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नीति मतलब राजकोषीय नीति और बजट नीति का सफलता के लिए प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो कुशल और चुस्त होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति कब प्रस्तुत की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9 दिसंबर 1985 को परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन से, किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति लागू की गई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किसने कहा है कि 7वीं योजना की विकास युक्ति में केंद्रीय तत्व ही उत्पादक रोजगार का उत्पादन करता है? तो इसको कहा है योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2022 में। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का आधार है। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का जो आधार है, पहला आधार है परोक्ष कर प्रणाली को प्रगतिशील बनाना, दूसरा आधार है मुद्रास्फीति को दृढ़ नियंत्रण के अधीन रखना, तीसरा जो उद्देश्य है दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का वो ये है कि कुल राजस्व में अस्पष्ट करों के भाग को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त सभी जो है आधार दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के ही हैं।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की आवश्यक लक्षण है। तो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के जो आवश्यक लक्षण है वो कर के नियमों में या कर नियमों में अस्थायित्व का तत्व लाना, आयकर 1961 का सरलीकरण और विभिन्न उत्पाद शुल्कों का मौलिक शुल्क में सम्मिश्रण करना, ये सब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के आवश्यक लक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तभी एक प्रकार से आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी लोग शेयर करेंगे वीडियो को। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो राजकोषीय नीति का जो प्रारंभ है वो 1936 से माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है, बताने का प्रयास करेंगे। तो बजट से भी करती राजकोषीय नीति अपना प्रभाव, खास करके जो उपकरण है या उपाय हैं उनमें बजट भी आता है, कर भी आता है और सार्वजनिक व्यय और ऋण भी आता है। तो राजकोषीय नीति अपना प्रभाव जो है बजट, कर और सार्वजनिक व्यय एवं ऋण के उपायों और उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन से उपाय अपनाना गलत होगा। तो मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो उपाय होगा, करों में अगर वृद्धि करेंगे तो फिर इससे दिक्कत होगी। ठीक है, तो मंदी के दौरान क्या करना चाहिए, करों में कमी करनी चाहिए, ना कि करों में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप करों में वृद्धि करेंगे तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में अपनाया जाता है। बताएं, घाटे की वित्त व्यवस्था या सरकारी व्यय में वृद्धि या निवेश में वृद्धि करना या फिर ये सभी। तो राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में आप सरकारी व्यय में वृद्धि कर दें, घाटे की वित्त व्यवस्था और निवेश में वृद्धि कर दें, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। तभी एक प्रकार से राजकोषीय जो मंदी है या राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में इन सभी चीज़ों को हम अपना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। देखेंगे, प्रश्न है, लोफेर वक्र क्या व्यक्त करता है। तो लोफेर वक्र जो होता है वो एक सीमा के बाद कर की दरों में वृद्धि से राजस्व में कमी होती है, उसी को व्यक्त करता है। कौन, लोफेर महोदय ने जो वक्र प्रस्तुत किया है वह वक्र एक सीमा के बाद कर जो होता है, जो टैक्स होता है, उसकी दरों में वृद्धि से राजस्व में कमी होती है, ऐसा व्यक्त करता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में राजकोषीय नीति की क्या भूमिका होती है। तो स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में राजकोषीय नीति की जो भूमिका होती है वो तटस्थ भूमिका भी होती है और अहस्तक्षेप भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए और बी दोनों। स्वतंत्र बाजार में राजकोषीय नीति की तटस्थ और अहस्तक्षेप भूमिका होती है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय सेवा है। देखिए, करेंसी भी राजकोषीय सेवा है, सिक्का भी और ढलाई, ये सब राजकोषीय सेवा ही है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था 2022 की परीक्षा में, आपको मैं बता दूं, एक पुस्तक है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। प्रोफेसर फिशर महोदय ने लिखा है इस पुस्तक को, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, और एक पुस्तक और है प्रोफेसर कीन्स की है, ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। प्रोफेसर कीन्स की पुस्तक है अ ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म, 1929 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रोफेसर कीन्स महोदय की पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक पुस्तक और है, अच्छा, ये जो पुस्तक है प्रोफेसर फिशर की द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ है ये कब हुआ है, 1911 में हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक प्रश्न और पूछा गया था 2022 में कि मुद्रा बचत सिद्धांत का समर्थन किसने किया है। तो मुद्रा बचत सिद्धांत का जो समर्थन किया है वो प्रोफेसर काउथर महोदय ने किया। किसने किया है, प्रोफेसर क्राउथर महोदय ने किया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से आपके बढ़िया प्रश्न था तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 13वें वित्त आयोग का गठन किया गया नवंबर 2007 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया, नवंबर 2007 में। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया,
2 जनवरी 2013 को। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है 13वें वित्त आयोग का समग्र दृष्टिकोण क्या था। तो 13वें वित्त आयोग का जो समग्र दृष्टिकोण था वो समावेशी का और हरित समृद्धि का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 13वें वित्त आयोग का जो समग्र दृष्टिकोण था हरित क्रांति, हरित समृद्धि और समावेशी दोनों का था। ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में राजस्व घाटों का सही सूत्र है। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय प्लस राजस्व प्राप्तियाँ, या राजस्व व्यय भागे राजस्व प्राप्तियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से राजस्व घाटों का जो सही सूत्र है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ जो है ये राजस्व घाटों का सही सूत्र है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, राजकोषीय घाटा का सही सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजकोषीय घाटा का सूत्र होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों, इन तीनों को जोड़ लेंगे और जितना कुल व्यय होगा उनसे आप घटा देंगे तो राजकोषीय घाटा निकल आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है 2022 में। तो प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या है भाई। प्राथमिक घाटा का सूत्र है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा में से जब ब्याज भुगतान को हम घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा निकल आता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानने का प्रयास किया, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और भी चीज़ों को जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक आ चुकी है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। देखेंगे, आपको बता दूं कि आप में से जो लोग बातचीत करें बिल्कुल बातचीत ना करें, ओके। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स ही नहीं बल्कि अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपके चैनल पर अवेलेबल है, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर भी। और एक हमारा दूसरा चैनल भी है, बीए करेकर यूट्यूब चैनल। तो जो बीए करेकर यूट्यूब चैनल है, इसकी अगर बात की जाए बीए करेकर यूट्यूब चैनल की, तो बीए करेकर यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा। 2022 में जितनी क्लासेस मैंने ली थी वो सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है बीए करेकर यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में कॉलम में, तो आपको प्लेलिस्ट वाले कॉलम में बीए सेकंड सेमेस्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की जो 2022 में कक्षाएँ हुई थी वो सारी कक्षाएँ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर्स भी हैं उनमें, लिखित मॉडल पेपर भी हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, एक बार मैं सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर जी क्या होगा, कैसे पढ़े, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप जाकर के आसानी से पढ़ लें। और आपको बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट इस प्रकार से आपकी तैयारी करवाता है कि परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से। ये आप लोगों का प्रेम है जो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और उसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास भी करता हूँ। तो अभी जाएंगे बीए करेकर यूट्यूब चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और वीडियोस देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी विधिवत करेंगे। अगला प्रश्न, जर्नल थियरी जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है। तो जर्नल थियरी पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर कीन्स। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्रोफेसर कीन्स, ठीक है। अच्छा, प्रोफेसर वारकर किस देश के निवासी हैं भैया, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था 2022 में। तो प्रोफेसर वारकर जो हैं, प्रोफेसर वाकर जो है अमेरिका के निवासी हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्री हैं वो, ओके। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, तो जर्नल थियरी पुस्तक किसने लिखा, प्रोफेसर कीन्स ने लिखा है। अगला प्रश्न है, क्रिटिकल एसेज इन मॉनेटरी थियरी नामक ग्रंथ किसने लिखा है। क्रिटिकल एसेज इन मॉनेटरी थियरी, इस पुस्तक को लिखने वाले हैं जॉन हिक्स महोदय। ऑप्शन नंबर ए में दिए जॉन हिक्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मुद्रा करेंसी और कमर्शियल बैंकों की कुल समायोजित जमाओं का जोड़ है, यह कथन किसका है, बताएं। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है कि मुद्रा करेंसी और कमर्शियल बैंकों की कुल समायोजित जमाओं का योग है, ठीक है। ऐसा कहा था प्रोफेसर फ्रीडमैन ने। आप फ्रीडमैन महोदय का कथन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसने मुद्रा को नोट योग बैंक जमा के रूप में परिभाषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, रट लीजिएगा एकदम से। तो नोट योग बैंक जमा के रूप में मुद्रा को किसने परिभाषित किया भैया, तो रेड क्लिफ महोदय ने किया था ऐसा। ऑप्शन नंबर सी में दिए रेड क्लिफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुद्रा प्रणाली कटौती के प्रकार नहीं है,
धातु मुद्रा, कागज मुद्रा, शाक मुद्रा या आबकारी मुद्रा। तो मुद्रा प्रणाली कटौती के प्रकार में आबकारी मुद्रा जो है वो नहीं आती है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, आबकारी मुद्रा इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। अगला प्रश्न, प्रतीक मुद्रा का एक उदाहरण है। 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये की नोट या 1000 की नोट। तो देखिए, प्रतीक मुद्रा का जो उदाहरण है वो 1 रुपये का सिक्का भी हो सकता है, 1 रुपये की नोट भी हो सकती है और 1000 रुपये की भी नोट हो सकती है, चूँकि ये सब प्रतीक मुद्राएं भी हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया होना चाहिए, उपरोक्त सभी, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं लिख गया है, तो आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा उपरोक्त सभी। चूँकि आपको बता दूँ, 1 रुपये का सिक्का क्या 1 रुपये के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता है, वो भी एक प्रतीक मुद्रा है। 1 रुपये की नोट क्या 1 रुपये के बराबर होती है? अगर उसकी कीमत लगाई जाए तो क्या 1 रुपये का मूल्य होता है 1 रुपये की नोट का? बिल्कुल नहीं होता है। 1000 रुपये की नोट का क्या मूल्य 1000 रुपये होता है? नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो मानक है, ठीक है, प्रतीक मुद्रा है। तो समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निकट मुद्रा का उदाहरण है ट्रेजरी बिल, जीवन बीमा पॉलिसी या फिर ये दोनों। निकट मुद्रा का उदाहरण ये दोनों है, ट्रेजरी बिल भी और जीवन बीमा पॉलिसी भी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, लोग नकदी की अपेक्षा निकट मुद्रा को अधिमान इसलिए देते हैं कि इसमें रक्षा उद्देश्य की गुंजाइश रहती है। यह कथन किस विद्वान का है? तो प्रोफेसर ए.पी. हार्ट महोदय का यह कथन है। क्या कहा प्रोफेसर ए.पी. हार्ट महोदय ने? इन्होंने कहा कि लोग नकदी की अपेक्षा निकट मुद्रा को अधिमान इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें रक्षा उद्देश्य की गुंजाइश रहती है। अगला प्रश्न, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया कई बार प्रश्न ये, और विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि किसी एक विश्वविद्यालय में पूछा गया। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर हार्टले महोदय का है। ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं। अगला प्रश्न, मनी एंड अ थियरी ऑफ फाइनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा आता है प्रश्न, रट लीजिएगा इस प्रश्न को। मनी एंड अ थियरी ऑफ फाइनेंस, इस पुस्तक को लिखा गुली ओम शाह महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय, मतलब कि विनिमय का माध्यम मुद्रा का, बिल्कुल विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के द्वारा एक वस्तु आप खरीद पाते हैं, आदान प्रदान कर पाते, तो विनिमय का माध्यम बिल्कुल ठीक है। मूल्य मापक भी है मुद्रा, मूल्य का हस्तांतरण भी मुद्रा के माध्यम से ही होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ऊपरी तो सभी काम जो है मुद्रा की, मतलब क्या है प्रश्न? मुद्रा का कार्य है, यहाँ पर पूछाना चाहिए। विनिमय का माध्यम, देखें विनिमय का माध्यम जो है मुद्रा का ही कार्य है। मूल्य मापक और मूल्य का हस्तांतरण, डी ऑप्शन लगा देंगे, बिल्कुल नहीं, वहाँ पर काट दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रोफेसर डेविड किनले के अनुसार मुद्रा के आकस्मिक कार्य हैं। तो सामाजिक आय का वितरण और साठा प्रणाली का आधार, राष्ट्रीय आय को मापना, ये सब मुद्रा के आकस्मिक कार्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विशिष्टीकरण पर आधारित वर्तमान आर्थिक जीवन मुद्रा के बिना संभव नहीं होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन बेनहम महोदय का है। ऑप्शन नंबर बी में दिए बेनहम महोदय, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार से विशिष्टीकरण पर आधारित वर्तमान आर्थिक जीवन मुद्रा के बिना संभव नहीं है, इस कथन को बेनहम महोदय ने कहा था, बेनहम महोदय ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया प्रश्न आ चुका है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक के द्वारा प्रथम औद्योगिक वित्त विभाग की स्थापना कब की गई? बताएं। 1957, 1960, 1965 या 1970? तो रिजर्व बैंक के द्वारा प्रथम औद्योगिक वित्त विभाग की जो स्थापना की गई है वो 1957 में की गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1969 में किया गया है एक बार, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण 1984 में किया गया है। और प्रथम बार में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और आपसे पूछा है वर्तमान में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हैं?
तो 21 बैंक लगभग राष्ट्रीयकृत हैं। और आपसे पूछा था सहायक बैंक और उसके सहायक बैंकों की संख्या कितनी है भारत में, तो 6 हैं। आपसे पूछा था बैंकों का बैंक कौन है, तो आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दें। ठीक है। अच्छा, निजी क्षेत्र में बंधन बैंक का शुभारंभ कब हुआ, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो निजी क्षेत्र में बंधन बैंक का जो शुभारंभ हुआ है वो 23 अगस्त 2015 को हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। अच्छा, वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या लगभग कितनी, तो 146 के आसपास है। प्रथम भारतीय महिला बैंक कब खोला गया, 2013 में खोला गया, 19 नवंबर को। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है भारत में, तो लगभग 56 के आसपास है। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है, लगभग 43 बैंकों के आसपास है। वाणिज्यिक बैंकों की संख्या वर्तमान में कितनी है भारत में, 146 के आसपास। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकता है आ जाए एक आध दो। तो रिजर्व बैंक के द्वारा प्रथम औद्योगिक वित्त विभाग की जो स्थापना की गई 1957 में की गई। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ने साख गारंटी योजना कब लागू की, बताएं, तो 1960 में लागू की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना कब की गई, 1960 में, 1962, 1963, 1965। तो भारत में कृषि पुनर्वित्त निगम की जो स्थापना की गई ये 1963 में, 1963 में की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोत्साहनात्मक कार्य है, तो कृषि वित्त, औद्योगिक वित्त और निर्यात वित्त, ये तीनों कार्य ही प्रोत्साहनात्मक कार्य हैं आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है आरबीआई के विकासात्मक कार्य हैं बीटीसी, आरबीएससी या डीआईसी। तो आरबीआई के जो विकासात्मक कार्य हैं, तीनों कार्य विकासात्मक कार्य की श्रेणी में ही आते हैं, आरबीआई के द्वारा किए गए हैं, बीटीसी, आरबीएससी और डीआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला प्रश्न है बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज भारत में कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज जो स्थित है वो चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। ओके। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आरबीआई निम्नलिखित में से कौन आंकड़ा इकट्ठा करता है, आरबीआई निम्नलिखित में से कौन आंकड़ा इकट्ठा करता है, कौन सा, मुद्रा एवं वित्त का, ऋण का या कृषि औद्योगिक उत्पादन का। तो मुद्रा एवं वित्त, ऋण और कृषि औद्योगिक उत्पादन, इन तीनों का आंकड़ा इकट्ठा करता है कौन, आरबीआई। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, सभी का आंकड़ा इकट्ठा करता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आरबीआई के आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र मतलब गांव में जो होता है, मुंबई में भी है, कोलकाता में, चेन्नई और नई दिल्ली में, तो कहाँ पर स्थित है भाई, उक्त सभी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, नोट निर्गमन का एकाधिकार और शाख नियंत्रण, दोनों का काम रिजर्व बैंक का ही है। रिजर्व बैंक के द्वारा ही नोट बनाई जाती है, रिजर्व बैंक के द्वारा ही शाख नियंत्रण रखा जाता है। मतलब शाख नियंत्रण का मतलब होता है मार्केट में कितना पैसा कब आना है और किस तरीके से रेपो दर को कैसे घटाना है बढ़ाना है, ये सब आरबीआई पर ही डिपेंड है। आरबीआई कितना लोन कितने % पर कब देगा जो बैंक है उन लोगों को, जैसे एसबीआई को, बैंक ऑफ बड़ौदा को या अन्य बैंकों को। ठीक है। तो जो बैंकों का बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और उसी के द्वारा मुद्रा की छपाई की बात की जाए या शाख नियंत्रण की बात की जाए तो वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही काम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है वह क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं एक प्रकार से कौन सी दर बोला जाता है, वह दर जिस दर पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसको बोलते हैं रेपो दर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेपो दर। रेपो दर पर जो होता है वो जो बैंक होते हैं वो उधार लेते हैं और रिवर्स रेपो दर पर जो जैसे छोटे बैंक जो होते हैं जैसे एसबीआई जो वाणिज्यिक बैंक है, व्यापारिक बैंक है, उन लोगों से उधार लेता है रिवर्स रेपो दर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शाख नियंत्रण के लिए विधि है, बाजार की क्रियाएं, तरल कोषानुपात या वैधानिक तरलता कोषानुपात। शाख नियंत्रण के लिए सारी विधियां हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, सभी विधि इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़कर भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में चयनित
साख नियंत्रण का प्रकार है? ऋणों का मार्जिन घटाना बढ़ाना, ठीक है बिल्कुल। भारत में चयनित साख नियंत्रण का एक भी प्रकार है ये। ऋणों पर रोक लगाना और ऋण देने से पहले अनुमति, ये भारत में चयनित साख नियंत्रण का प्रकार है। ये तीनों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आ चुका है। आपको बता दो, अच्छा आपसे पूछता है कि बैंक दर नीति को सर्वप्रथम किस बैंक ने अपनाया? तो बैंक दर नीति को सर्वप्रथम बैंक ऑफ इंडिया ने अपनाया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर को कब से अपनाया? तो 1951 में अपनाया था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक आध प्रश्न और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, आर्थिक नियोजन प्रारंभ कब से हुआ? तो 1951 से आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ है भारत में, ये बात ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, और भी तमाम सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक प्रकार से एक एक्ट के रूप में कब पारित हुआ था? तो 1934 में हुआ था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा बताएं, आरबीआई ने कंप्यूटर तकनीकी विभाग की स्थापना कब करी थी? तो 1955 में करी थी। ओके, और आरबीआई जो होता है ब्याज दर में परिवर्तन करता है और मुक्त व्यापार परिचालन भी करता है, वैधानिक तरलता अनुपात भी करता है आरबीआई, ठीक है। अच्छा, आरबीआई ने कब एक कृषि बोर्ड की स्थापना करी थी? तो 1956 में एक कृषि बोर्ड की स्थापना आरबीआई करता है। ओके, आगे बढ़कर भी चीज़ों को प्रयास करते हैं। अच्छा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1955 में आकर के हुआ था, जबकि इंपीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो मैंने आपको बताया था 1917 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण इसका आकर के कब हुआ था? 1955 में हुआ था आकर के। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, पूंजी खाता के अंतर्गत कौन आता है? मतलब पूंजी खाता के अंतर्गत आता है बाहरी सहायता, वाणिज्यिक उधारी या बैंकिंग पूंजी। तो पूंजी खाता के अंतर्गत ये सब आते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक असंतुलन लाने वाले ऋण का कारण है। संरचनात्मक असंतुलन लाने वाले ऋण का जो कारण है, देश में पूंजी के अंतर प्रवाह में अनियमितता, ये भी ठीक है। दूसरे देशों द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंध और देश में संसाधनों की कमी जिन्हें विदेशों से मंगाना पड़े, संरचनात्मक असंतुलन लाने वाले ऋण का कारण ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आयात नियंत्रण का क्या उपाय है? आयात शुल्क, आयात अभ्यंश और आयात पर रोक, ये आयात नियंत्रण का उपाय है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निर्यात संवर्धन का उपाय कौन सा है? निर्यात शुल्क की समाप्ति और निर्यात सब्सिडीज अगर दी जाने लगे तो निर्यात को संवर्धन कर सकते हैं, निर्यात को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, गैर मौद्रिक उपाय में कौन नहीं है शामिल? तटकर, निर्यात अभ्यंश, आयात प्रतिस्थापन के उपाय और निर्यात संवर्धन। तो गैर मौद्रिक उपाय में शामिल नहीं है निर्यात अभ्यंश, ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से आदर्श व्यापार की मद कौन सी है? तो आदर्श व्यापार की जो मद है वो बैंकिंग सेवा, विदेशों में शिक्षा, बीमा सेवा, ये सब आदर्श व्यापार की मदें हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भुगतान संतुलन में सुधार हो सकता है देश के उद्योगों को बढ़ा करके, आयातों में कमी करके, या निर्यातों को प्रोत्साहन दे करके, या निर्यातों में कमी करके। तो भुगतान संतुलन में सुधार हम कर सकते हैं निर्यातों को प्रोत्साहन दे करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्यात माने होता है सामान को बेच करके। अगला प्रश्न है, मतलब कि हमारे देश के जो सामान है उनको अगर विदेशों में बेचेंगे तो उससे चीज़ें हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भुगतान संतुलन की मद है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भुगतान संतुलन की जो मद है वो चालू खाता जो है भुगतान संतुलन की एक मद है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूंजी खाते की मद कौन सी है? स्वर्ण जो है पूंजी खाते की मद है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवमूल्यन के प्रभाव होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आता है। तो अवमूल्यन के प्रभाव ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे उपयुक्त दोनों होते हैं, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन के उद्देश्य हैं। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात में वृद्धि करना, भुगतान संतुलन को दूर करना, राशि पातन पर रोक लगाना,
अवमूल्यन के ये सभी उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अवमूल्यन की परिसीमाएं हैं निर्यात वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता और मुद्रा में विश्वास की कमी। ये दोनों जो हैं ये परिसीमाएं हैं अवमूल्यन की। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। अगला प्रश्न 1951 से 2017 तक भारत का भुगतान संतुलन कैसा था? तो 1951 से 2017 तक भारत का भुगतान संतुलन जो था प्रतिकूल था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से आ चुका है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है कि प्रथम योजना में व्यापार घाटा कितना था? बताएं सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम योजना में व्यापार घाटा कितना था भैया? तो 542 करोड़ के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जाना, समझा और परखा। लगभग आप लोगों ने 120 से अधिक 130 प्रश्नों को जानने का प्रयास किया है और बीच बीच में हमने और भी प्रश्नों को बताने का प्रयास किया ताकि जो है आप आसानी से समझ पाएँ कि चीज़ें जो है किस तरीके से आपसे पूछी जा सकती परीक्षा में। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, और इकोनॉमिक्स का जो DDU यूनिवर्सिटी है या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, इन सभी में ऑब्जेक्टिव परीक्षाएँ होती हैं। आपको मैं बता दूं कि DDU में 2 पेपर होते हैं, एक होता है 104, एक होता है 103 104 करके। ठीक है, तो 104 103 दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समाहित करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया गया है। तो आप लोग दोनों पेपर के लिए इसी वीडियो को देखेंगे, आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।